आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 13। तो इस लेक्चर में फ्रेंड हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी, और एप्लीकेशन ऑफ मोलारिटी में हम पढ़ रहे थे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन। अब इसमें भी दो टाइप होता है। पहले टाइप में हमने देखा था कि ऐसे दो सोल्यूशन जो नॉन रिएक्टिंग हो, उसको मिक्स करने के बाद फाइनल सोल्यूशन का मोलारिटी क्या होता है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में फ्रेंड हम जिन दो सोल्यूशन को मिक्स करेंगे वो रिएक्टिंग होंगे, तो उस केस में फाइनल सोल्यूशन का मोलारिटी कैसे निकालना है उसे हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन का सेकेंड टाइप है नॉन रिएक्टिंग रिएक्टिंग सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सोल्यूशंस। जैसे देखिए, मैं 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl और 100 ml of 3 molar NaOH। यदि मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं फ्रेंड, तो ये एक एसिड है और ये एक बेस है। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये जो सोल्यूशन है किसका एग्जांपल है, रिएक्टिंग सोल्यूशन का एग्जांपल है कि नहीं। हम जिन दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं वो कैसा है, रिएक्टिंग सोल्यूशन है। यहाँ पे रिएक्शन होगा HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा होता है फ्रेंड, NaCl और H2O। यही होगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे रिएक्शन होगा, मतलब HCl और NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब इस केस में हमें क्या करना है, सोल्यूशन का फाइनल मोलारिटी बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम मोल से सॉल्व करेंगे। हम इन दोनों का मोल्स निकालेंगे और देखेंगे इन दोनों में से आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो खत्म हो जाएगा पूरा। इन दोनों में से जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है, मान लेते हैं कि आपका NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो सोल्यूशन की मोलारिटी कौन डिसाइड करेगा, फिर HCl ही डिसाइड करेगा। HCl का जितना मोल्स बच जाएगा उसी से हम सोल्यूशन की मोलारिटी पता करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन दोनों के मोल्स निकालते हैं। तो हमें मोलारिटी दे के रखा है, हमें वॉल्यूम दे के रखा है, क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यहाँ पे मोलारिटी कितना है, 1 मोल, सोल्यूट का मोल्स निकालना है, और वॉल्यूम कितना है 100। ये किसमें, ml में है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1212। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया फ्रेंड, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया आपका 1/10, जो कि होगा 0.1। यहाँ पे HCl कितने मोल्स है, 0.1 मोल्स है। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं आपका NaOH के मोल्स। तो NaOH का मोलारिटी कितना है, 3। तो 3 मोलर HCl NaOH जो है उसका वॉल्यूम कितना है, 100। तो यहाँ से जो मोल्स ऑफ सल्यूट या मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा अपने, वो कितना आ जाएगा, 0.3। 0.3 यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.1। अब बताइए फ्रेंड, इन दोनों में से आपका LR कौन है। तो हम इनके मोल को इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और जो भी आपका लोअर वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या जो भी आपका लीस्ट वैल्यू होगा। तो 0.1 डिवाइड बाई 1 0.1, 0.3 डिवाइड बाई 1 तो 0.3। इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सा है, ये। तो HCl आपका क्या होगा फ्रेंड, HCl जो होगा यहाँ पे आपका LR होगा। HCl आपका क्या होगा, LR होगा यहाँ पे। तो यदि HCl फ्रेंड यहाँ पे LR है, तो HCl के तो पूरे मोल्स खत्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि जो भी लिमिटिंग रिएजेंट्स होता है
उसका पूरा अमाउंट जो होता है रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। तो इसका तो 0.1 पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 0। अब इसका 1 मोल से फ्रेंड, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, यदि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो इसके 0.1 मोल से इसका कितना रिएक्ट करेगा, 0.1। अब इसके पास है पूरा 0.3, जिसमें से 0.1 रिएक्ट कर लेगा, तो बचेगा कितना, 0.2। इसका 0.2 मोल्स बच जाएगा। और इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 0.1 और इसका बनेगा 0.1। वैसे हमें इनका पता भी नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि इन दोनों में से आपका एलआर कौन है। तो ये था आपका एलआर। तो यहाँ पे NOH का मोल्स बच गया कितना, 0.2। अब जिसका मोल्स बच गया है वही आपका सोल्यूशन की मोलरिटी बताएगा। उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे। तो इसका मोल्स बच गया है, यही सोल्यूशन की मोलरिटी डिसाइड करेगा। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है, 0.2। 0.3 मत लिखना फ्रेंड, 0.3 तो स्टार्टिंग में था ना, इसमें से 0.1 तो रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना है, 0.2 बचा है, 0.2। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या लिखोगे आप, क्या 100 लिखोगे, नहीं फ्रेंड, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया ना, इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बना रहा है, तो वॉल्यूम भी तो इन दोनों का ऐड करेंगे ना, लिखेंगे ना, दोनों को ऐड कर दिया तो ये दोनों का वॉल्यूम लिखेंगे ना, तो 200। समझ में आ रहा है। 0.3 हमने क्यों निकाला, क्योंकि पहले तो इसका मोल्स निकालना था ना, ये तो मिक्स करने से पहले, मिक्स करने से पहले हमने इसका कितना मोल्स लिया था, मिक्स करने से पहले हमने इसका कितना मोल्स लिया। फाइनली जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो सोल्यूशन बन चुका है। इसमें 100 ml इसका है, 100 ml इसका है, तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा वही आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक इसमें ml में है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 100 में नहीं लिखा, इंटू 1000। तो इससे कट जाएगा 5, और 0.2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, फाइनली सोल्यूशन का जो मोलरिटी आएगा वो कितना आएगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन जो होगा वो होगा 1 मोलर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले दोनों के मोल्स निकाल लेने, और फिर आपको पता करना है कि किसका मोल्स रिएक्शन में बच रहा है। जिसका भी मोल्स रिएक्शन में बच रहा है वही आपका क्या करेगा, वही आपका क्या करेगा, सोल्यूशन की मोलरिटी डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए। 500 ml of 1 molar H2SO4 plus 400 ml of 2 molar CaOH। ठीक है, आपको बताना है मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। मैं 5 तक गिन देता हूँ, 5 4 3 2 1। देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिएक्टिंग सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। एसिड और बेस तो रिएक्ट करते ही है, यहाँ पे दोनों रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा फ्रेंड, इसमें आपका जो H2SO4 है ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आपका CaSO4 प्लस CaSO4 और H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, अब बैलेंस हो चुका है, 2 और 2 4। ठीक है, चलिए तो इसका मोल्स दिया हुआ है, इसका मोल्स दिया हुआ है। ये जो सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है वो कैसे रिएक्टिंग है, इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का मोल्स निकाल लेंगे और जिसका भी मोल्स बच जाएगा वही सोल्यूशन की मोलरिटी डिसाइड करेगा। तो इसका मोल्स बताइए फ्रेंड,
तो मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो मोल्स कितना है, मोलारिटी कितना है 1, मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है, वॉल्यूम 500, ये इसमें ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा 2। तो मोल्स ऑफ सल्यूट जो होगा फ्रेंड, देखो ये इससे कट जाएगा 2 और ये 0.5, इसका मोल जो आएगा वो हो जाएगा 0.5। इसका बताइए, तो फिर से हम यही फॉर्मूला रखेंगे, 2 मोल्स ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 400 ml है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में। तो 8 तो मोल्स ऑफ सल्यूट जो हो जाएगा वो 0.8, ये हो गया आपका 0.8। ठीक है, चलिए, तो दोनों कंपोनेंट जो रिएक्टिंग थे उनका मोल्स निकल के आ चुका है। अब हम पता करते हैं दोनों में से कौन आपका एलआर है। चलिए बताइए, दोनों में से आपका एलआर कौन है, तो 0.5 डिवाइड बाई 1 तो 0.5, और 0.8 डिवाइड बाई 1 तो 0.8, ये लीस्ट वैल्यू है, तो ये है आपका एलआर। ठीक है, तो ये आपका एलआर है, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, 0.5 है तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब देखिए इसके फ्रेंड एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करता है, ठीक है ना, इसके एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसके 0.5 मोल से इसका 0.5 मोल रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना, 0.3, 0.3। इसके भी मोल्स बनेंगे 0.5, 0.5, इसका हमें काम नहीं है। ठीक है, तो इसका पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है, इसका ही मोल्स बचा है, यही डिसाइड करेगा मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनली सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 प्लस 400 तो 900, और ये ml में है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, 2 तो 3/9, तो 3/9 0.33 मोल। ठीक है, तो फाइनली जो सोल्यूशन की मोलारिटी हो जाएगा वो 0.33 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, चलिए, तो इसके ऊपर मैं एक अच्छा क्वेश्चन भी लाया था जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। हम्म, चलिए, व्हाट वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम आपको ml में निकालना है, ठीक है, ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 solution should be mixed with 40 ml of 0.1 molar NaOH solution such that the resulting
solution has the concentration of 2SO4 as 0.1 मोलर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपने H2SO4 को मिक्स किया है NaOH के साथ। ठीक है, H2SO4 को मिक्स किया है NaOH के साथ, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे सोडियम Na2SO4 प्लस सोडियम का सल्फेट के और H2O को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2, बैलेंस है ना। ये रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड, इसमें हमें इसकी मोलारिटी तो देके रखा है, शुरुआत में इसकी मोलारिटी 0.2 मोलर है, इसकी मोलारिटी देके रखा है 0.1 मोलर है, इसका वॉल्यूम भी देके रखा है, कितना है 40 ml है, इसका शुरुआत का वॉल्यूम देके नहीं रखा है, हम इसको V बोल देते हैं। ठीक है, शुरुआत का इसका वॉल्यूम देके नहीं रखा है, इसका वॉल्यूम देके रखा है। अब फाइनली बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन का मोलारिटी है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो है 0.1 मोलर है, मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 0.1 मोलर है, ये क्या है 0.1 मोलर जो फ्रेंड पूरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब पूरे सोल्यूशन में अब सिर्फ और सिर्फ H2SO4 बचा है, मिक्स करने के बाद जो आपका NaOH कंज्यूम हो गया। इसका मतलब क्या था, आपका NaOH एक लिमिटिंग रिएजेंट था। ठीक है, आपका NaOH फ्रेंड एक लिमिटिंग रिएजेंट था। तो आपको क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है कि बताइए शुरुआत में H2SO4 का कितना वॉल्यूम यूज हुआ। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमें पता है कि फाइनली जो है सोल्यूशन में H2SO4 बच रहा है, फाइनली जो है सोल्यूशन में आपका H2SO4 बच रहा है, तो फाइनल मोलारिटी क्या हो जाएगा सोल्यूशन का, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का फाइनल मोलारिटी 0.1 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2SO4 है, यदि सिर्फ और सिर्फ H2SO4 है तो सिर्फ और सिर्फ किसका मोल होगा, H2SO4 का ही मोल होगा। तो फाइनली बात कर रहा हूँ, इनिशियली इसका मोल्स निकालेंगे, तो फाइनली बताइए फ्रेंड, यदि सिर्फ और सिर्फ H2SO4 बचा हुआ है सोल्यूशन में, तो फाइनली H2SO4 का सोल्यूशन में मोल्स किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ H2SO4 का होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ H2SO4 फाइनल। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया है तो दोनों का वॉल्यूम लिखेंगे, इसका V और प्लस इसका 40, तो V प्लस 40। समझ में आ रहा है ना। देखो ये मिक्स करने के बाद की कहानी है, मिक्स करने के बाद जो है शायद इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, शायद या पक्का ही ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपका H2SO4 ही बच रहा है, मतलब सोल्यूशन की मोलारिटी कौन डिसाइड कर रहा है, H2SO4 ही डिसाइड कर रहा है। हम तो ऐसे ही निकालते हैं ना, फाइनल मोलारिटी का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जिसका मोल से बच गया है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उसी से हमारा मोलारिटी निकलता है। ये जो है आपका ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए। इतना समझ में आया फ्रेंड, बताइए आया समझ में। हाँ, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल के रखना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइनली। अब देखो यहाँ से आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, पर वो नहीं है, उसमें से कुछ कंज्यूम भी तो हो रहा है ना। जैसे कि इसमें से मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ml में, तो 0.2 V बाई 1000 ये आया इसका मोल्स ऑफ सोल्यूट। पर इसमें से इसके साथ कुछ रिएक्ट भी तो कर रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। ये तो शुरुआत में था, पर इसके साथ क्या हो रहा है, कुछ रिएक्ट भी हो रहा है, तो जो फाइनली मोल्स बच रहा है वही आपको यहाँ पे रखना है। ये हो गया मोल्स इसका इनिशियली। इसका बताइए कितना होगा, तो इसका मोलारिटी ये है, इसके मोलारिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1000। ठीक है, ये हो गया इसके मोल्स और ये हो गए इसके मोल्स। समझा फ्रेंड। अब निकाल लीजिए कि H2SO4 का कितना मोल्स बच गया। तो देखो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल्स रिएक्ट करता है, तो इसके
V बाई या 10/1000 मोल से इसका कितना मोल्स रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, तो इसके 4/1000 मोल से इसका कितना मोल्स रिएक्ट करेगा? तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा 2/1000। तो इसके पास पूरा इतना मोल्स था, इसके पास फ्रेंड पूरा इतना मोल्स था, जिसमें से इतना क्या हुआ, रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना बताइए? इसके पास पूरा इतना मोल्स था, रिएक्शन में कंज्यूम कितना हो गया, इतना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, वही क्या निकल जाएगा आपका, मोल्स लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। तो फाइनल मोल्स जो H2SO4 के बच जाएंगे होगा 0.2V/1000। ये तो पूरा है, और इसमें से कितना कंज्यूम हो रहा है, 2/1000, 0.2V/1000। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे लाकर रख दीजिए, आपका H2SO4 का क्या होगा, फाइनल मोल है ये, यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4, 0.2V-2/1000 V+40 इंटू 1000। इससे ये कट गया आपका, इससे ये कट गया, तो क्या बच गया, 0.1 0.2 V+40, 0.1V4, और ये आपका 0.2V, ये आपका -2, ये 2 इस साइड आ जाएगा 6, और ये इस साइड 0.1V। तो वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया 60 ml। तो शुरुआत में कितना ml वॉल्यूम था आपका H2SO4 का, 60 ml था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उल्टा था, हमें क्या कर रहा था, पहले हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम देख के हमें सोल्यूशन का फाइनल मोलैरिटी निकलवा रहा था। इस बार क्वेश्चन क्या था, उल्टा था, सोल्यूशन का फाइनल मोलैरिटी दे दिया था और हमें इनिशियली वॉल्यूम निकलवा रहा था, इनिशियली कितना वॉल्यूम होगा H2SO4 का। कॉन्सेप्ट वही थे, हमने फाइनल मोलैरिटी सोल्यूशन का लिखा 0.1 था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखा V+14, इसमें हमें क्या रखना था, H2SO4 का फाइनल मोल्स रखना था। हमने निकाला कि H2SO4 के कितने मोल्स थे और उसमें से कितने रिएक्ट हो गए, जितने बच गए वही हमें यहाँ पे रखना था, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो ये था आपका मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन का सेकंड टाइप, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सोल्यूशन। चलिए, अब हम एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी का तीसरा पार्ट कवर करेंगे, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ आयंस। अब इसमें भी दो टाइप है फ्रेंड, पहला तो है आपका सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिए NaCl, NaCl का आपको वॉल्यूम और मोलैरिटी देकर रखा है, 100 ml ऑफ 1 मोलर NaCl देके रखा है आपको, ठीक है, 100 ml ऑफ 1 मोलर NaCl। तो आपको पूछ रहा है कि आप क्या कीजिए, Cl माइनस की आप मोलैरिटी बताइए
और सोडियम आयन की आप मोलैलिटी बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, लेकिन Na प्लस जो होता है एक्वा सोल्यूशन में टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। हम इसके मोल से इसका मोल्स निकाल लेंगे, इसका मोल्स निकाल लेंगे। एक बार मोल्स निकल गया तो क्योंकि ये सोल्यूशन में ही है तो सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। तो मोल्स को क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इन दोनों का मोलैलिटी निकल के आ जाएगा। तो इसका कितना मोल्स होगा फिर, देखिए यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। मोलैलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं होता है। मोलैलिटी कितना है 1, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका 100 ml है, 100 ml है, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होता है फ्रेंड, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पर निकल के आएगा 0.1। तो इसका 0.1 है, ठीक है ना, इसका 0.1 मोल है। देखिए इसके एक मोल से इसका कितना बनता है, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इसके 0.1 से इसका 0.1 मोल बनेगा। समझ में आ रहा है, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनेगा। सिमिलरली इसके लिए भी इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है तो 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनेगा। इसका मोल्स निकल के आ गया, इसका मोल्स निकल के आ गया, हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, हम इन दोनों का मोलैलिटी निकाल लेंगे। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट का मोल कितना है 0.1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100, और ये ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोलर। इसकी जो मोलैलिटी होगा कितना होगा, वो होगा 1 मोलर। इसके लिए भी निकाल लेते हैं, तो कितना है मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100, तो ये भी आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें लीटर में, तो 1 मोलर। तो यहाँ पे भी जो आपका Cl का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 1 मोलर। ठीक है, तो आसान है फ्रेंड। यदि सोल्यूशन के पास सोल्यूशन कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, यदि सोल्यूशन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मोल से डील करेंगे, दोनों के मोल्स निकाल लेंगे और फिर सोल्यूशन के फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए। 200 ml of 3 molar CaCl, 200 ml ऑफ 3 मोलर CaCl2। इसमें आपको बताना है कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, मुझे पूरा उम्मीद है आप खुद से ही ट्राई कर लेंगे। कीजिए जल्दी। तभी तक आपने कर लिया होगा। तो CaCl2 जब हम पानी में लेके जाएंगे फ्रेंड, ये टूटेगा आपका Ca2 प्लस में और Cl माइनस में, ऐसे टूटेगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे 2 लगा देंगे। हमें कैल्शियम 2 प्लस और क्लोरीन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने का हमें सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम पता है, तो मोल्स क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा मोलैलिटी निकल के आ जाएगा।
CaCl2 के कितने मोल्स है? तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। तो मोलारिटी कितना है? 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 इंटू 1000, 5 होगा ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.6, 0.6। तो देखो इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इसके 0.6 मोल से फ्रेंड इसका 0.6 मोल बनेगा। ठीक है, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, इसका 0.6 से इसका 0.6 मोल बनेगा। इसके एक मोल से क्लोरीन का 2 मोल बनता है, इसके एक मोल से क्लोरीन का 2 मोल बनता है, तो 0.6 मोल से इसका 1.2, डबल ना, 0.6 का डबल 1.2। इनका मोल्स निकल चुका है, सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम पता है, बस आप अब मोलारिटी निकाल लेंगे। तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि 0.6, वॉल्यूम कितना है 200, और ये ml में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, 5 तो 3 मोलर। इसकी मोलारिटी जो आ गया आपका 3 मोलर Cl2 का, सॉरी Cl माइनस का ना। तो इसका कितना मोल्स है फ्रेंड? 1.2। वॉल्यूम कितना है 200 ml में, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मोलर, 6 मोलर जो मोलारिटी हो जाएगा Cl माइनस का। ठीक है ना फ्रेंड, कर लेंगे सर, अभी कुछ बताइए आप, कर लेंगे। चलिए, ये तो हमारा सॉल्ट कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम करते हैं फ्रेंड इसी का दूसरा टाइप, सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट, जैसे देखिए 200 ml of 1 molar NaCl और 400 ml of 3 molar CaCl2। ये दोनों है आपका सोल्यूशन में, एक तो NaCl है और दूसरा CaCl2 है। इसमें आपको पूछ रहा है कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए, उसके बाद Cl आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए, और कैल्शियम 2+ इसका भी आप कॉन्सेंट्रेशन बताइए। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका जो NaCl है ये टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस में। और आपका जो CaCl2 है ये भी टूटेगा Ca2+ और 2Cl माइनस में। ठीक है, तो देखो फ्रेंड सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? पहले तो हम सोडियम आयन का मोल्स निकालेंगे NaCl से। अब मोल्स आने के बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे वही क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम। इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, तो 400 + 600 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम। तो Na प्लस का तो हम मोल्स निकाल लेंगे, मोलारिटी निकाल लेंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे,
Ca+ का भी मोलारिटी निकालेंगे, Ca2+ का भी मोलारिटी निकालेंगे, इसके मोल्स को सोल्यूशन के फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब Cl- लिए बताइए क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से निकालें कि यहाँ से निकालें? दोनों जगह से। यहाँ पे जो मोल्स आया है Cl का और यहाँ पे जो मोल्स आया है Cl का, या तो आप देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे मोलारिटी निकालिए और यहाँ से मोलारिटी निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से मोल निकालिए और यहाँ से मोल निकालिए Cl का और दोनों मोल्स को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो सोल्यूशन में टोटल Cl- के कितने मोल्स है वो निकल के आ जाएगा। और सोल्यूशन का पूरा वॉल्यूम हमें पता ही है, तो मोल्स को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो Cl- का मोलारिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम NaCl का मोल्स पता करते हैं। तो NaCl का कितना मोल्स होगा, देखो मोलारिटी इसका दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया है, तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट उन्हें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें होना चाहिए सोल्यूशन का वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए। तो मोलारिटी 1 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम 200 है और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि जो ml है लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आ जाएगा फ्रेंड हो जाएगा 0.5। यहाँ पे इसके कितने हैं, 0.5 मोल्स है। अब इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इसके 0.5 मोल से इसका 0.5 मोल बनेगा। ठीक है, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, इसके 0.5 मोल से इसका 0.5 मोल बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया सोडियम और क्लोरीन का मोल्स NaCl से। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कैल्शियम और क्लोरीन का मोल CaCl2 से। तो यहाँ पे इसकी मोलारिटी कितना है, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो मोलारिटी 3 है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है वही तो हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 400, ये ml में लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके 1212। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमारा निकल के आया फ्रेंड 12 और 12 तो 1.2, तो 1.2। तो CaCl2 के कितने मोल्स होंगे 1.2। अब एक CaCl2 के हमें एक Ca2+ मिलता है, इसके 1.2 मोल से इसका 1.2 मिलेगा। एक CaCl2 से हमें 2 क्लोरीन मिलता है, तो 1.2 से 2.4 मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अभी सबके मोल्स निकल के आ गए हैं, अब हम सबके मोलारिटी आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें सोडियम का निकालना है, तो कहाँ निकालें, यहीं पे कर लेते हैं। मोलारिटी सोडियम का सबसे पहले निकालना है हमें, तो सोडियम में कितने मोल्स है 0.5। क्या दूसरे रिएक्शन में भी सोडियम का मोल्स है, नहीं, सिर्फ पहले रिएक्शन, दूसरे रिएक्शन में किसका है, कैल्शियम के मोल्स है 0.5। वॉल्यूम क्योंकि इन दोनों को मिक्स कर दिया तो सोल्यूशन का फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा 700, ये ml में है तो इसको 1000 से डिवाइड करके इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5/7, तो 0.7 7 और 7 1 7, 0.71। तो इसका कितना मोलारिटी आ जाएगा फ्रेंड 0.71 मोल। इसका आ गया सोडियम का। कैल्शियम का निकालते हैं, कैल्शियम में कितने मोल्स है 1.2 और सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम 700 ml में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12/7, तो 7 1 7 बच गया 4, 7 7 49 और 7 1 7, 1.71। समझ में आ रहा है। चलिए Cl- के लिए बताइए फ्रेंड, Cl- के कितने मोल्स है, Cl- के कितने मोल्स है, देखो 0.5 पहले रिएक्शन से और 2.4 दूसरे रिएक्शन से, तो टोटल कितना आ गया 2.9। Cl- का टोटल मोल्स कितना आ गया 2.9। तो मोलारिटी कितना होगा, मोल्स 2.9 अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 700, सॉरी हम बार बार 700 ले रहे हैं वॉल्यूम, एंड 200 प्लस
400 तो 600 होता है। हमने बार बार क्या किया, 700, इसके इसके लिए 700 लिया है। आप क्या कीजिए, 600 रख के यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। गलत है, मैंने इसको 300 समझ लिया, इसलिए 400 प्लस 300 ऐड कर रहा था। 400 प्लस 200 तो कितना होता है 600। तो 600 के साथ हमें इसका निकालना है मोलैरिटी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया 29/6। तो 6 4 जा 24, बच गया 5। तो 6 8 जा 48 और 6 3 जा 4.83। यहाँ पे Cl माइनस दोनों जगह से आएगा, तो कितना आ जाएगा 4.83। इसका भी सही कर लेते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके कितने मोल्स है 0.5, और वॉल्यूम कितना है 600। 5/6 तो 0.83। तो 83, 0.83 मोलर। इसके लिए बताइए फ्रेंड, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो कितना है 1.2 अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 600। कितना है 12/6 तो 2 मोलर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमें करना होता है यदि सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट। वैसे ही करना है जैसे हमने पहले टाइप में किया था, सबका मोल्स निकालना है। और आपको याद रखना है, यदि क्लोरीन दो जगह से आ रहा है, दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ से भी आप क्लोरीन के मोल्स निकालिए, यहाँ से भी आप क्लोरीन के मोल्स निकालिए, और फिर आप क्या कीजिए टोटल मोल्स रख के सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगा। एक तरीका और है कि यहाँ से आप मोलैरिटी निकालिए, यहाँ से आप निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। तो ये था फ्रेंड हमारा मोलैरिटी ऑफ आयंस। इसमें दो टाइप हमें कवर करने होते हैं। एक तो आपका यदि सॉल्ट के पास एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट के पास एक ही इलेक्ट्रोलाइट्स है, उस केस में तो हम हमारे लिए आसान है, क्या करना है सिर्फ मोल्स निकाल के सोल्यूशन के फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है फिर भी हमारे लिए आसान ही है ना, उसमें तो हम वही करते हैं ना, मोल्स निकालते हैं। हाँ, पर इसमें थोड़ा हम ध्यान देते हैं कि यदि एक से ज्यादा एक से ज्यादा सॉल्ट है, तो जितने भी सॉल्ट्स हैं इसमें यदि कॉमन आयन है, हर किसी आयन का हम क्या करेंगे मोल्स काउंट करेंगे। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। अभी तक हम जितना भी हमने निकाला मोलैरिटी मिक्सिंग सोल्यूशन के लिए, वो एक आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल था, है कि नहीं। तो यदि नॉन आइडियल सोल्यूशन हो तो उस केस में हम फाइनल सोल्यूशन में कैसे वॉल्यूम निकालते हैं वो अब हम सीखेंगे। इसके क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलते हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, कभी आपके सामने क्वेश्चन दिख जाए तो आप इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए। तो अब अपना हेडिंग आएंगे आप मोलैरिटी ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, यदि फ्रेंड ए बी के साथ कंबाइन होके सी बना रहा है, ए बी के साथ कंबाइन होके सी बना रहा है, और ए का वॉल्यूम वी ए है, बी का वी बी और सी का वी सी, तो हम आइडियल सोल्यूशन के लिए बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, है कि नहीं। ये हम किसके लिए बोल सकते हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए। और यदि आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल है, उस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, है कि नहीं। इस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए। और यदि मैं इसके मास को डब्ल्यू ए मानूं, इसके मास को मैं डब्ल्यू बी और डब्ल्यू सी,
तो क्या फ्रेंड मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बिट ऑफ सी इक्वल टू बिट ऑफ ए प्लस बिट ऑफ बी, ये तो बोल सकता हूँ ना फ्रेंड। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास को तो नहीं नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो भी प्रोडक्ट का मास होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट। जो भी प्रोडक्ट का मास होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो भले मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा नहीं बोल सकता कि वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, पर हाँ मैं ये बोल सकता हूँ मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकता हूँ ना। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जब भी हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन जो होंगे वो मास में डील करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी डाल देता हूँ ताकि आप समझ पाए कैसे क्वेश्चन आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देखिए क्वेश्चन है ऑन मिक्सिंग 10 ml of ethyl alcohol, 10 ml of ethyl alcohol of density 0.8 gram per ml with 10 ml pure water, at 4 degrees Celsius. The resulting solution is found. Solution is found a density of 1.5 gram per ml. The percentage contraction in volume is ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल है आपका इथाइल अल्कोहल है, उसको हमने मिक्स किया है प्योर वाटर के साथ, इससे हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का हमने मिक्स किया प्योर वाटर के साथ, इससे हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है। इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम हमने लिया है 10 ml, प्योर वाटर का भी वॉल्यूम हमने लिया है 10 ml, और इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है। अब फ्रेंड हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। यदि फ्रेंड ये आइडियल सॉल्यूशन होता, तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता, 10 + 10 20, यही होता ना। अब देखिए आखिरी लाइन में आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हुआ है, जितना भी इनिशियली वॉल्यूम था उतना नहीं है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। देखो जितना ही इनिशियली वॉल्यूम था फाइनली भी यदि उतना ही रहता, किसका एग्जांपल होता, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता। पर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, मतलब इस रिएक्शन में शुरुआत में जितना वॉल्यूम था रिएक्शन के अंत में उतना वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। वही आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट या इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता है। एक किस में होता है फ्रेंड, क्या आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है, नहीं। हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है इनिशियल वॉल्यूम के या रिएक्टेंट के वॉल्यूम के। ये जो फाइनल वॉल्यूम है ये इक्वल नहीं है इनिशियल वॉल्यूम के, एक किस में होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा आपको देगा कि फाइनली क्या हुआ है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या वॉल्यूम बढ़ गया है।
ऐसा आपको क्वेश्चन में लिख के देगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसमें हमें पूछ रहा है परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम हम कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मॉड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, मॉड भी लगाना पड़ेगा, मॉड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड, चेंज इन वॉल्यूम, मॉड ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इनटू 100 अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम में हम क्या लिखते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम वो तो हमें पता नहीं है, सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो बी सॉल्यूशन। इनिशियली कितना वॉल्यूम था फ्रेंड बताइए? इनिशियली रिएक्टेंट कितने वॉल्यूम था? 10 प्लस 10 कितना? 20। इनिशियली तो 20 ml था, फाइनली हमें पता नहीं है, इनिशियली 20 था इंटू 100। मतलब हमें परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम चाहिए। सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम चाहिए। यदि हमें सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम मिल जाए तो हम बता देंगे वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए, यदि ये आइडियल सोल्यूशन होता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना है? 20 ml है। आइडियल सोल्यूशन के लिए हम ऐसा बोल सकते थे, और ये क्या है? आपका एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है, इस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इथाइल अल्कोहल का आपको डेंसिटी देके रखा है, कितना देके रखा है? 0.8। देखिए, और क्या बोला है? प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए फ्रेंड, जब प्योर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसका डेंसिटी कितना होता है? मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, साथ में भी बताया था कि जब भी कभी प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस या प्योर वाटर का डेंसिटी क्वेश्चन में यूज होगा तो एग्जाम में कभी भी आपको लिख के नहीं देगा, आपको हमेशा याद ही करना होगा। तो प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद होना चाहिए, इसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। ये भी आपका ग्राम पर ml में ही है। और ये जो सोल्यूशन फाइनली बन रहा है उसका वॉल्यूम तो नहीं दिया है फ्रेंड, पर हमें सोल्यूशन का फाइनल डेंसिटी देकर रखा है जो कि है 1.5 ग्राम पर ml। तो इस सोल्यूशन का हमें फाइनल डेंसिटी देकर रखा है जो कि है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, और इससे हमें क्या पूछ रहा है? हमें सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम निकालना है। देखिए, यदि डेंसिटी दिया हुआ है फ्रेंड तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पर हमारे पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, उस फॉर्मूले की हेल्प से डेंसिटी दिया है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। तो क्या सोल्यूशन का मास दिया है? नहीं, फाइन ये जो सोल्यूशन इसका मास नहीं दिया हुआ है, पर हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि जो भी रिएक्टेंट का मास होता है वही तो प्रोडक्ट का मास होता है ना। जनरली कभी कभी इसके एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन, वो तो इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट का मास जो होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। ये वो वाला एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे मास जो हो रहा है लॉस हो रहा है। यदि होता तो क्वेश्चन में लिख के देता। तो ये किसका एग्जांपल है? नहीं, इसमें हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से हम बोल सकते हैं जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट का मास होगा। रिएक्टेंट का मास निकाल लेते हैं। देखो, हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी अपॉन में मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से हम मास बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपका 0.8, वॉल्यूम 10, और ये ग्राम पर ml में है, तो यहाँ से जो मास आएगा आपका आएगा 8 ग्राम। यहाँ से बताइए फ्रेंड, डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम 10 है, तो यहाँ से जो मास आएगा वो कितना आएगा? 10 ग्राम। तो यहाँ से मास आएगा 8 ग्राम, यहाँ से मास आएगा आपका 10 ग्राम। अब जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वही तो आपका प्रोडक्ट का मास होगा ना। तो 10 प्लस 8 तो 18। तो इसका मास कितना हो जाएगा बताइए? इसका मास हो जाएगा फ्रेंड 18 का। समझ में आया? 8 प्लस 10 तो 18 ग्राम जो हो जाएगा आपका सोल्यूशन का फाइनली मास हो जाएगा। अब आपके पास मास मिल चुका है, डेंसिटी आपको पता ही है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन में डेंसिटी ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन में डेंसिटी।
मास है आपका 18 ग्राम, डेंसिटी है 1.5, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं ना। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और ये 12, तो 12 ml जो होगा वो इसका वॉल्यूम होगा। देखिए आइडियल यदि आइडियल सोल्यूशन होता तो कितना होता है, 20 है। नॉन आइडियल सोल्यूशन कितना आया, 12 है। तो क्या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना है, 12 माइनस 20 इंटू 100। अब मॉड के बाहर जो वैल्यू आता है हमेशा पॉजिटिव आता है, आपको पता है ना। मॉड के बाहर जो वैल्यू आता है कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ये 8, ये तो हो जाएगा 5, और 8 इंटू 5 तो 40%। तो 40% का हमें कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिला है। ठीक है, इसमें हमें कितना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, 40% का हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। ठीक है ना, ठीक है चलिए। तो यही था फ्रेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हमें इतने ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने थे। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पढ़े हैं उसमें एक नॉर्मेलिटी वाला रह गया, वो हम इसमें कवर करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि इसमें एन फैक्टर का यूज होता है ना। तो मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर आपको पढ़ाया है, और उसी के साथ ही मैं क्या करूंगा, नॉर्मेलिटी वाला टॉपिक भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़वा दूंगा। रिडॉक्स रिएक्शन के प्ले लिस्ट में ही मैं क्या करूंगा, नॉर्मेलिटी वाला चैप्टर, नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दूंगा। चलिए बताइए, हमने कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा है W/W%, है कि नहीं। उसके बाद W/V%, उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, और क्या पढ़ा था, ppm, ppb, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इतने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े ना। कुछ और भी पढ़े थे, वेपर डेंसिटी, और एक और होता है स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी जो कि होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी। देखो जब भी गैस के क्वेश्चन आएगा या लिक्विड का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको सीधा लिख के देगा कि गैस के लिए डेंसिटी इतना है, या लिक्विड की डेंसिटी इतना है। गैस और लिक्विड के लिए हम डायरेक्ट डेंसिटी टर्म का यूज करते हैं। तो जब भी सॉलिड की बारी आती है ना, सॉलिड के टर्म में, सॉलिड के केस में फ्रेंड, हम डेंसिटी को स्पेसिफिक डेंसिटी के टर्म में बताते हैं। डायरेक्ट आपको भी लिख के देगा नहीं सॉलिड की डेंसिटी, ऐसा लिख के नहीं देगा डेंसिटी ऑफ NaCl, डेंसिटी ऑफ NaCl जो भी है 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी पर ml, ऐसा लिख के नहीं देगा। आपको लिख के देगा स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ NaCl इक्वल टू 2 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मान। बस सॉलिड के लिए हम डेंसिटी शब्द का यूज नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक डेंसिटी शब्द का यूज करते हैं। ठीक है चलिए, तो ये है कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, अब बताइए उसमें से कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होंगे वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट वही वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म होंगे फ्रेंड जिसमें वॉल्यूम होगा। देखो मास जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने चाहे कम होने से कम नहीं हो सकता है, मास तो कम नहीं हो सकता है। हाँ, पर वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के बढ़ने चाहे कम होने से कम हो सकता है। तो समझ लीजिए आपने क्या किया, एक डब्बे में आइस भर दिया, आइस लिया है, और उस डब्बे का टेम्परेचर जो है वो माइनस में, 0 से कम है। तो आइस का जितना वॉल्यूम होगा वही होगा उसका वॉल्यूम, है कि नहीं। आइस का जितना वॉल्यूम होगा
डब्बे में, वही आपका फाइनल वॉल्यूम होगा। पर थोड़ा सा टेम्परेचर में बढ़ा दूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूँ, अब आइस पिघल जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी उस वॉल्यूम डब्बे में जितना वॉल्यूम लेगा वही आपका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। अब टेम्परेचर में और बढ़ा दूँ, 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कर दूँ, तो अब वाटर वेपर्स बन जाएंगे, और वाटर वेपर्स क्या करेगा, तो पूरा जो आपका डब्बा है उसका पूरा वॉल्यूम ले लेगा। तो वॉल्यूम देख लो ना, चेंज हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर जिससे हम बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इनमें से जिसके जिसके पास वॉल्यूम है, जिस जिस टर्म के पास वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर डिपेंड होने पे वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो वेट बाई वेट में क्या होता है, यहाँ पे ही मास होता है, यहाँ पे ही मास होता है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मास तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, मास है और वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट जो होता है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड, याद कीजिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये भी क्या करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो आपका मोलरिटी है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मोलैलिटी, क्या मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, मोलैलिटी का डेफिनेशन याद कीजिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास है और मोल्स में क्या होता है, मोल्स में भी ऊपर नीचे मास ही होता है, मतलब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मास है। तो क्या मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, मतलब हम बोल देंगे मोलैलिटी भी जो है आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलरली पीपीएम में भी क्या होता है, मास ही होता है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे मास होता है। पीपीएम में भी क्या होता है, यहाँ पे भी मास ही होता है, इसमें भी आपका मास ही होता है। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी में क्या होता है फ्रेंड, ऊपर भी डेंसिटी होता है, नीचे भी डेंसिटी होता है कि नहीं, ऊपर भी डेंसिटी होता है और नीचे भी डेंसिटी होता है। क्या होता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2। अब डेंसिटी में तो वॉल्यूम होता है, देखो वेपर डेंसिटी का यदि हम फॉर्मूला लिखे, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम होता है फ्रेंड। देखो जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसका डेंसिटी चेंज होगा और इसका भी डेंसिटी चेंज होगा, दोनों का डेंसिटी चेंज होगा ना, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चेंज होगा डेंसिटी चेंज होगा। अब इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, तो दोनों का जो भी चेंज है वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे है ना, इसका जो भी चेंज आया, इसका जो भी चेंज आया ऊपर नीचे, तो क्या हुआ, चेंज होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए इसका डेंसिटी जो है वो 5 गुना बढ़ गया, इसका डेंसिटी जो है टेम्परेचर बढ़ने का 5 गुना बढ़ गया। यदि इसका 5 गुना बढ़ा है तो इसका भी 5 गुना बढ़ जाएगा, तो 5 5 जो है आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल डेंसिटी, वेपर डेंसिटी जो है आपका वही रह गया। सब्सटेंस की डेंसिटी चेंज होगा, हाइड्रोजन की डेंसिटी भी चेंज होगा, पर वेपर डेंसिटी क्या होगा, वो तो सेम ही रह जाएगा ना। यदि इसका 2 गुना बढ़ा है इसका भी 2 गुना बढ़ेगा, 2 से 2 कैंसिल रह जाएगा, वही रह जाएगा वेपर डेंसिटी। इसलिए वेपर डेंसिटी जो है वो आपका क्या करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, डेंसिटी ऑफ H2 भी डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ H2 भी डिपेंड करेगा, पर वेपर डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइए स्पेसिफिक डेंसिटी, तो देखो यहाँ पे लिखा ही गया है डेंसिटी ऑफ H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले में जो आप स्पेसिफिक डेंसिटी निकालते हो उसमें हाइड्रोजन वाटर का जो डेंसिटी रखना होता है आपको कहाँ पे रखना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री के यदि सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करोगे तो स्पेसिफिक डेंसिटी में आपको चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा ना। यदि 4 डिग्री सेल्सियस तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 4 डिग्री सेल्सियस यदि कुछ भी टेम्परेचर है तो आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम है फिर ना, तो वो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मत लिख देना, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, मतलब ऊपर 5 गुना बढ़ा है तो नीचे भी 5 गुना बढ़ेगा, तो नेट कितना होगा, वो तो उतना ही रह जाएगा ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 5 से 5 कट जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं आएगा, ऊपर नीचे में कहीं पे एक ही जगह वॉल्यूम होना चाहिए। जब ऊपर वॉल्यूम है फिर भी चलेगा,
सिर्फ नीचे नीचे वॉल्यूम है फिर भी चलेगा, पर ऊपर नीचे में किसी एक ही जगह पे वॉल्यूम होना चाहिए। तो इस केस में दोनों जगह पे वॉल्यूम था, जो भी चेंज आया वो कैंसिल हो रहा है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऊपर नीचे दोनों जगह वॉल्यूम है, तो जो भी चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है आपका, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन कौन 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 से होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, चलिए। चलिए अब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब ये टॉपिक जो है आपको आगे के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में भी काफी काम में आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब ये टॉपिक है, ये काफी स्टूडेंट को काफी हार्ड लगता है। काफी सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं उनके हाथ पांव खुल जाते हैं। आप भी उन्हीं स्टूडेंट में से हैं जिनको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हार्ड लगता है। तो मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये टॉपिक आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, ये जो आपका H2O2 होता है, H2O2 का एक्वस सोल्यूशन, यदि हम इसको बहुत देर तक रखते हैं, यदि हम इसको बहुत देर तक रखते हैं, ये खुद ही टूट जाता है। इसमें H2O लिक्विड और हाफ ऑक्सीजन में अपने आप ही बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ये H2O2 जो होता है टूट जाता है H2O लिक्विड और ऑक्सीजन गैस में। अब इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन गैस होता है, ये जो निकल रहा है, इसका इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। इसलिए हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को डिटेल में पढ़ते हैं। तो H2O2 undergoes self decomposition on long standing, on long standing। यदि बहुत देर तक हम H2O2 को रखें तो क्या करता है, खुद ही H2O लिक्विड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इस टॉपिक को हमें अलग से क्यों पढ़ने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो ऑक्सीजन यूज होता है, इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है, इसका इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। इसलिए हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता करना होता है। यदि हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता करना ही है, तो हमने अभी तक इतना सारा कैलकुलेशन पढ़ा है कि नहीं, हमने इतना सारा कैलकुलेशन पढ़ा है कि कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उन्हीं के किसी में से एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, H2O2 से ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यदि आप भी यही सोच रहे हैं फ्रेंड, जरा सोचिए, अभी तक हमने जितना भी रिलेशन पढ़ा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में वॉल्यूम का जितना भी रिलेशन पढ़ा, क्या एक भी बार हमने एक्वस सोल्यूशन से गैसीय सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाला? क्या एक भी बार हमने एक्वस सोल्यूशन से गैसीय सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाला? नहीं। देखो, यदि यहाँ पे भी गैस होता, यहाँ पे भी गैस होता, तो हमें ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। पर इस बार जो है रिएक्टेंट आपका एक्वस सोल्यूशन है और प्रोडक्ट क्या है आपका, गैस है। इसलिए हमें एक नया रिलेशन बनाना पड़ेगा। यदि हम H2O2 से ऑक्सीजन गैस निकालना चाहते हैं तो हमें एक नया रिलेशन बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं, चलिए बताता हूँ। देखिए, जब भी फ्रेंड आपने H2O2 का बॉटल देखा होगा, यदि नहीं भी देखा है तो आप कभी भी H2O2 के बॉटल देखेंगे, H2O2 सोल्यूशन का बॉटल देखेंगे, तो उसके ऊपर हमेशा लेबलिंग लिखी होती है। हमेशा क्या होता है, उसके ऊपर लेबलिंग लिखी होती है। जैसे आपने गाड़ी के टायर्स देखे ही होंगे, जब भी आप गाड़ी के टायर्स लेते हैं, चाहे आप स्कूटी का लीजिए, चाहे आप फोर व्हीलर का लीजिए, उसके ऊपर कुछ रीडिंग्स होता है, देखा ना, कुछ ना कुछ रीडिंग्स होता है जो टायर के ब्रेथ, हाइट और उसके रेडियस को बताता है। वैसे ही जब भी कभी भी आप H2O2 का बॉटल खरीदेंगे,
तो उसके ऊपर हमेशा आपको लेबलिंग लिखी हुई मिलेगी। जैसे समझ लीजिए आपने एक बॉटल लिया, उसके ऊपर लिखा हुआ है 20VH2O2, ऐसे लिखा होता है 20VH2O2, 10VH2O2, ऐसे करके लिखा होता है। कभी आप सैलून में जाइए, आपको H2O2 के बॉटल दिख जाएंगे, या आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको H2O2 के बॉटल दिख जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही लेबलिंग लिखी मिलेगी कि 20VH2O2, 10VH2O2, ऐसी लेबलिंग लिखी मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका क्या मतलब है, देखो इसका यही मतलब है फ्रेंड कि यदि मैं 1 लीटर H2O2 लूँ, 1 लीटर H2O2 लूँ, कहाँ पे? STP पे। 1 लीटर H2O2 लूँ STP पे, तो उससे मुझे 20 लीटर H2O2 मिले, उससे मुझे 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ पे? STP पे। इसका यही मतलब है 20VH2O2 का मतलब यही है फ्रेंड, यदि मैं 1 लीटर H2O2 ले लूँ, 1 लीटर H2O2 ले लूँ, तो मुझे 20 लीटर O2 मिलेगा कहाँ पे? STP पे। यदि मैं 1 ml H2O2 ले लूँ, यदि मैं 1 ml H2O2 ले लूँ, तो उससे मुझे कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 20 ml ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ पे? एट STP पे। ठीक है? या यदि मैं 1 मीटर क्यूब H2O2 ले लूँ, 1 मीटर क्यूब यदि मैं H2O2 ले लूँ, तो 20 मीटर क्यूब मुझे क्या मिलेगा? O2 मिलेगा एट STP पे। इसका यही मतलब है। इस केस में क्या मतलब है? यदि मैं 1 लीटर H2O2 ले लूँ फ्रेंड STP पे, तो बताइए इससे मुझे कितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा? 10VH2O2 है ना, इसका मतलब क्या है कि 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ पे? STP पे। यदि मैं 1 ml यदि मैं 1 ml H2O2 ले लूँ, यदि मैं 1 ml H2O2 ले लूँ कहाँ पे? STP पे, तो उससे मुझे कितना मिलेगा? 10 ml O2 मिलेगा STP पे। 10 ml O2 मिलेगा STP पे। समझ में आ रहा है? ये लेबलिंग का यही मतलब होता है। जब भी आपको H2O2 के बॉटल पे लेबलिंग दिखता है, इसका यही मतलब है कि यदि मैं 1 लीटर ले लूंगा H2O2, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? 20 लीटर O2। 1 ml लूंगा तो 20 ml मिलेगा। ठीक है? तो इस यदि कोई भी आप H2O2 के बॉटल लेंगे, उसमें लेबलिंग का यही मतलब है कि उसमें कितना ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा। यदि मैं H2O2 का कोई भी अमाउंट ले लूँ, तो उससे मुझे कितना ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ठीक है? ठीक है, चलिए। तो मैंने एक H2O2 का सैंपल लिया है, मैंने एक H2O2 का सैंपल लिया है, जिसके ऊपर लिख के आ रहा है फ्रेंड VH2O2, VH2O2। इसका क्या मतलब है कि यदि मैं 1 लीटर H2O2 ले लूँ, 1 लीटर H2O2 ले लूँ, उसमें कितना ऑक्सीजन रहेगा? V लीटर रहेगा ऑक्सीजन। V लीटर क्या रहेगा? ऑक्सीजन एट STP पे। यही मतलब है ना फ्रेंड इसका। यदि मैं 1 लीटर H2O2 ले लूँ, यदि ये सैंपल है हमारे पास H2O का ये सैंपल है VH2O2, तो इसका मतलब क्या है? यदि मैं 1 लीटर H2O2 ले लूँ, तो उसमें कितना V लीटर ऑक्सीजन होगा एट STP पे। ठीक है? चलिए, तो क्या यहाँ से हम ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं? यदि STP पे हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता है, यदि STP पे ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम पता है, तो क्या फ्रेंड हम यहाँ से ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है N इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन में 22.4 और 22.7।
दो फॉर्मूला है हमारे पास, V इक्वल टू 22.4, ये कब, ये ओल्ड कन्वर्जन के हिसाब से है कि नहीं, ओल्ड कन्वर्जन के यदि हम इस्तेमाल करें तो n इक्वल टू V बाई 22.4। और किताबों में जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं फ्रेंड इसी के ऊपर मिलते हैं, और n इक्वल टू 22 v अपॉन में 22.4, ये न्यू कन्वर्जन के हिसाब से 22.7, सॉरी 22.7, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कब 22.4 होता है, अब कब 22.7 होता है। और जब भी आपको H2O2 के क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप 22.7 ही यूज करना, हो सकता है आप जो बुक रिफर कर रहे हो उसमें 22.4 बोले, तो मैक्सिमम किताबों में 22.4 ही लिखा होता है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपको 22.7 लेना है, न्यू कन्वर्जन लेना है, ठीक है। तो यदि मैं ये सैंपल लूँ H2O2 का, यदि मैं ये सैंपल लूँ BH2O2, तो उसमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा, V बाई 22.4, इतने मोल्स मिलेंगे ऑक्सीजन के, या V अपॉन 22.7, इतना समझना है, फिर बताइए। चलिए तो H2O2 एक्वस, ये डिकम्पोज होता है H2O लिक्विड और हाफ O2 गैस। यदि मैं VH2O2 ले लूं तो इसमें H2O2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो H2O2 का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1 लीटर, है कि नहीं। इसका मतलब ये है ना, यदि मैं H2O2 का 1 लीटर लूंगा उसमें ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम मिलेंगे, V लीटर, है कि नहीं, ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम मिलेंगे, V लीटर, और ऑक्सीजन का जो मोल हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 20 वॉल्यूम अपॉन में 22.7 और 22.4, हम इसके हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक और रिजल्ट बताऊंगा जो इसके हेल्प से होंगे, तो आपको 22.7 ही एग्जाम में करके आना है। हो सकता है आप जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसमें 22.4 हो, या मैक्सिमम किताबों में 22.4 ही लिखा होता है, तो अभी भी वो ओल्ड कन्वर्जन ही यूज कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा मिल गया मोल्स ऑफ O2। क्या हम मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकते हैं, क्या मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकते हैं, हाँ इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे कि 1/2 मोल्स O2 से हमें 1 मोल H2O2 मिलता है, 1/2 मोल्स O2 से 1 मोल H2O2 मिलता है, तो V बाई 22.7 मोल से इसके कितने मोल्स मिल जाएंगे, x, समझ में आ रहा है। इसके 1/2 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, तो इसके इतने मोल से कितना मोल मिलेगा, तो x/2 V बाई 22.7, यहाँ से हमें मोल्स मिल जाएंगे इसके H2O2 का, जो कि होगा V अपॉन में 11.35, 11.35, देखिए समझ में आ रहा है, 11.35, तो इसका हमें मोल्स मिल चुका है जो कि है मोल्स V 11.35, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक ऐसा सैंपल लिया जिस पे लिखा हुआ था VH2O2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें पता है यदि 1 लीटर में H2O2 लूँ तो उसमें कितना ऑक्सीजन निकलेगा, V लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, कहाँ पे, एट STP पे, ये भी आपको बताना चाहिए, एट STP पे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम है STP पे, यदि ऑक्सीजन का वॉल्यूम है STP पे तो हमें मोल्स निकालना आता है। यदि किसी भी गैस का वॉल्यूम हमें STP पे देकर रखा हो तो उससे कैसे मोल्स निकालते हैं हमें पता है, तो जो कि हो जाएगा V बाई 22.7 या V बाई 22.4। अब हमें इसका मोल्स मिल गया, जब हमें इसका मोल्स मिल गया तो क्या हम H2O2 के मोल्स निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से, यूनिटरी मेथड लगा के हम बड़ी आसानी से H2O2 का मोल्स निकाल सकते हैं। अब H2O2 का हमें मोल्स मिल चुका है, H2O2 का वॉल्यूम है हमारे पास, क्या हम H2O2 का मोलारिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं।
मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं? V अपॉन में 11.35 और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है फ्रेंड, नोट करेंगे। मोलारिटी ऑफ H2O2 इक्वल टू V अपॉन में 11.35, वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। ये कब? जब आपने मोल्स को V/22.7 लिया है। यदि आप मोल्स को ये लेंगे 22.4 लेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 11.8। 11.8, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब जब भी कभी हमें H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के क्वेश्चन मिलेंगे ना फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी लेवलिंग की हेल्प से मोलारिटी निकाल लेंगे, H2O2 का मोलारिटी निकाल लेंगे। जैसे हमें एक H2O2 सैंपल दिया गया है, 20 H2O2 लिखा हुआ है, 20 VH2O2, 20 VH2O2। हम क्या करेंगे? पहले इसके हेल्प से सबसे पहले हम मोलारिटी निकाल लेंगे H2O2 का। तो मोलारिटी कितना निकल जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह पे वही 20 अपॉन में 11.35। एक बार यदि हमें मोलारिटी H2O2 का मिल गया तो उसके बाद हमें जो भी पूछा है हम उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, यही करना है, यही करना है फ्रेंड। जब भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले या इस फॉर्मूले, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यदि आप एग्जाम दे तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करना, और यदि आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़े, या मैक्सिमम चाहते हैं आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि अभी भी वो ओल्ड कन्वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब भी फ्रेंड हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्वेश्चन मिले, हम सबसे पहले फॉर्मूले के हेल्प से मोलारिटी निकालेंगे, उसके बाद जो भी कुछ पूछा है हम उसे बता देंगे। चलिए, हाँ, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप H2O2 में ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखो, बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये टॉपिक आपको हार्ड लगेगा। जैसे ही टॉपिक की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 काफी हार्ड लगता है, क्योंकि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट में उलझ जाएंगे, और फिर ये टॉपिक भी आपके ऊपर से जाएगा, टॉपिक भी आपका उलझ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बस बीच में हमने जितना कॉन्सेप्ट सीखा था सब भूल जाइए, बस वो फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। यदि इस चैप्टर को अभी तक आपने इस लेक्चर हाँ इस चैप्टर को अभी तक आपने सीरियसली देखा है तो जैसे देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP ऑन decomposition of 2 liter of 22.70 be at of H2O. Calculate the volume of O2 at 22.2 liter at H2O. हाँ, तो क्या कह रहा है कि आपको एक H2O2 का सैंपल दिया गया है, जो कि एक्वस होता है, आपको पता है। ये डिकम्पोज होने पे क्या बनाता है वो भी आपको पता है, H2O प्लस हाफ O2। और H2O2 सैंपल के साथ आपको लेबलिंग भी देके रखा है 22.7 VH2O2। आपको क्या पूछ रहा है कि आप ऑक्सीजन बताइए कि ऑक्सीजन कितना मिला है। देखो STP में पूछ रहा है ऑक्सीजन का क्या कीजिए, वॉल्यूम बताइए। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है, जब भी आपको H2O2 के क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप लेबलिंग की हेल्प से क्या करोगे फ्रेंड, मोलारिटी निकालोगे।
तो लेबलिंग क्या है 22.70 वी। तो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला पता है, जो कि होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O अपॉन में 11.35 यही होता है। तो V कितना है, देखो V है यही जो लेबलिंग आपका ये है V 22.70 अपॉन में 11.35 समझ में आया। देखिए 22.70 अपॉन 11.35, इसको जब इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मोलर। तो H2O2 का कितना है मोलैरिटी 2 मोलर है। अभी हमें इसका मोलैरिटी मिल चुका है, इसका वॉल्यूम देख के लिखना है 2 लीटर ऑफ 22.70 वी H2O2। देखो इसका फ्रेंड हमें मोलैरिटी मिल चुका है, इसका वॉल्यूम है, क्या इसका मोल्स निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है कि नहीं, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है, लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी कितना है इसका, अभी अभी हमने निकाला है 2, वॉल्यूम कितना है 2, तो 4, तो इसके कितने मोल्स निकल के आ गए 4। क्या हमें मोल्स मिल चुके हैं, इसका मोल्स निकाल लेंगे, इसके 1 मोल से इसका आधा मोल मिलता है, तो इसके 4 मोल से 4 का आधा कितना होगा 2, तो इसके 2 मोल्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसके 1 मोल से इसका आधा मोल मिल रहा है, मतलब जितना भी इसका मोल्स है उसका आधा मोल्स मिलता है, तो 4 का आधा 2, इसका मोल्स मिल गया हमें। और एसटीपी पे वॉल्यूम पूछा है, नहीं निकाल लेंगे, है ना हमारे पास फॉर्मूला, मोल्स इक्वल टू वी बाई 22.7 या 22.4। इसके कितने मोल्स है 2, इसके मोल्स है, वॉल्यूम हमें पूछा है 22.7, वी इक्वल टू 4 5 और 4 45.4 लीटर, 45.4 लीटर का मिल जाएगा हमें ऑक्सीजन, मिल जाएगा कहाँ पे एसटीपी पे। तो ऐसे ही करना है, जब भी आपको H2O2 के क्वेश्चन मिले फ्रेंड, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, उससे मोलैरिटी निकाल लेंगे। एक बार जब आपका मोलैरिटी निकल गया तो आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। H2O2 का आपको एक सैंपल दे के रखा है, जो कि है 16.8 VH2O2 और डेंसिटी दे के रखा है आपको सोल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो कि है 0.951 ग्राम पर ml। ठीक है, H2O2 का एक सैंपल दे के रखा है जो कि 16.8 VH2O2 और डेंसिटी आपको दे के रखा है 0.951 ग्राम पर ml। अब देखिए आपको क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो आपको पूछ रहा है कि मोलारिटी बताइए, मोलारिटी के बाद आप क्या कीजिए W/W% बताइए, W/W% के बाद आप W/V% बताइए, और फिर आप क्या कीजिए मोल फ्रैक्शन बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2, और फिर आप बताइए ppm। ठीक है, चलिए सारी चीजें बताइए। देखिए सबसे पहले हम मोलारिटी निकालेंगे, हमें पता है मोलारिटी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है, पता है क्या है बताइए, मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 11.35, यही रिलेशन है, v अपॉन में 11.35। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना देख रखा है 16.8 अपॉन में 11.35, कितना हो जाएगा 1.5 मोलर। तो मोलारिटी हमें मिल गया, कितना आया बताइए 1.5
मोलर। ठीक है, चलिए मोलरिटी मिल गया। उसके बाद हमें क्या पूछा है, W/W%। तो क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है फ्रेंड, मोलरिटी इक्वल टू W/W% इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 अपॉन में मोलार मास ऑफ सोल्यूट। क्या फॉर्मूला आपको पता है? मोलरिटी कितना है, 1.5। W/W% हमें पूछा है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है, जो कि है 0.951 इंटू 10 मोलार मास ऑफ सोल्यूट कितना है 34। तो यहाँ से W/W% हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि होगा W/W% देखो इंटू 34, और ये हो जाएगा आपका 9.51। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3, देखो 1.5 को हम 3/2 लिख लेते हैं, 9.51 इंटू 34, ये अपना आ गया 17 होगा ना। तो कितना हो जाएगा 51। एक काम करते हैं, 3 इंटू 34/2 इंटू 51। अब इसको 9.50 मान लीजिए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 9.50 तो कितना हो जाएगा 19 ना। 19 कितना हो जाएगा बताइए, कितना 85 में, और 19 9 85 ना, 5 और कितना बच गया, सही है क्या? हाँ, इसका कितना बच गया, 7 बच गया ना, और 17 57, उसमें से कितना बच गया 13, 13 और 0 तो कितना हो जाएगा, तो 5.36, इतना ही कुछ आएगा। W/W% मिल गया। W/V% कैसे निकलेगा बताइए। अब दो तरीका है, मोलारिटी का W/V% के साथ आपको रिलेशन पता है, W/W% का W/V% के साथ रिलेशन पता है आपको। जैसे आपको पता है W/V% कितना होता है, वो होता है W/W% इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, पता है ना। जो भी आपका W/W% आया है, जो कि है 5.36, 5.36, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना देख रखा है 0.951। तो यहाँ से आपका W/V% आ गया, है कि नहीं, W/W% भी आ गया, W/V% भी आ गया। उसके बाद ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये भी तो आसानी है, पीपीएम का भी आपको W/W% के साथ रिलेशन पता है। पीपीएम इक्वल टू क्या होता है, W/W% इंटू 10⁴ पता है रिलेशन, W/W% इंटू 10⁴। तो पीपीएम निकालना है, W/W% हमें कितना दे के रखा है 5.36 इंटू 10⁴। ये आ गया हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन।
अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 क्या होगा बताइए। मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन में मोल्स ऑफ H2O2 क्या होता है, मोल्स ऑफ H2O2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है फ्रेंड आपका वाटर। H2O2 के आगे एक्वस लिखा है होता है ना, H2O2 का क्या लिखा होता है एक्वस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे H2O2 को किस में डिसॉल्व किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है। यहाँ पे आपका सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो H2O2 और मोल्स ऑफ H2O ये वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन में मोल्स ऑफ H2O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे हमने H2O2 का मोलारिटी निकाल लिया है 1.5। अब H2O2 का मोलारिटी फ्रेंड 1.5 है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, याद कीजिए मोलारिटी का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको कि यदि मोलारिटी 1.5 m है, इसका मतलब क्या है कि 1.5 मोल्स H2O2 के डिसॉल्व है किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में। याद है मोलारिटी का डेफिनेशन, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, याद है। तो यदि मोलारिटी 1.5 है, इसका मतलब क्या है H2O2 के 1.5 मोल्स डिसॉल्व है कहां पे, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो मोल्स ऑफ H2O2 हमें मिल गया 1.5 अपॉन में 1.5। अब H2O जो कि एक सॉल्वेंट है, इसका हमें मोल्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सॉल्वेंट का मोल्स निकालने के लिए फ्रेंड देखिए हमें पता है सॉल्वेंट तो वाटर है, सॉल्वेंट यदि वाटर है तो सॉल्वेंट का एक मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला याद है ना आपको। तो मोलार मास तो हमें पता है वाटर है तो उसका मोलार मास कितना होगा 18। H2O का मोलार मास कितना होगा 18। मतलब कहीं से हमें H2O का मास मिल जाए, कहीं से हमें H2O का मास मिल जाए तो उसका मोल्स हम निकालेंगे। अभी मास कैसे मिलेगा, देखो एक जो सोल्यूशन होता है फ्रेंड वो किस किस से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है कि नहीं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। क्या हमारे पास सोल्यूशन का मास है, देखिए हमें पता है कि इसमें सोल्यूशन कितना है 1 लीटर सोल्यूशन है। 1.5 m से हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है या 1000 ml है। 1000 ml क्या है हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम है, 1000 ml क्या है सोल्यूशन का वॉल्यूम है। सोल्यूशन का हमें डेंसिटी दे के रखा है, सोल्यूशन का हमें डेंसिटी दे के रखा है, सोल्यूशन का हमें वॉल्यूम दे के रखा है। तो क्या हम सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं कैसे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है आपका 0.951 और वॉल्यूम कितना है 1000, तो कितना हो जाएगा 951 ग्राम। 951 ग्राम क्या निकल के आ गया फ्रेंड, सोल्यूशन का वेट। 951 ग्राम हमारे पास निकल के आ गया सोल्यूशन का वेट। क्या सल्यूट का वेट हमें पता है, क्या सल्यूट का वेट हमारे पास पता है, नहीं वेट तो नहीं पता है फ्रेंड, पर मोल्स पता है 1.5 मोल्स H2O2 के प्रेजेंट है। क्या यदि हमारे पास H2O2 के मोल्स है तो उससे हम उसका मास निकाल सकते हैं फ्रेंड, निकाल सकते हैं ना। मोल्स इक्वल टू मास अपॉन में मोलार मास। तो कितने मोल्स है 1.5, तो उसको मैं 3/2 लिख लूं, 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ ना। मोलार मास कितना होता है H2O2 का, तो 34। तो यहाँ से मास निकल के आ जाएगा मास ऑफ H2O2 ये कितना होगा 51। तो सल्यूट का हमें मास मिल गया 51। यहाँ से हमारा सॉल्वेंट का क्या मास निकल के आ जाएगा फ्रेंड, बताइए क्या ये हमारे यहाँ से हमारे पास सॉल्वेंट का मास निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51 में 951 में से 51 को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास, सॉरी मास, सॉल्वेंट का जो मास निकल के आ जाएगा वो 900 ग्राम।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो मोलारिटी हमें दिया हुआ था, क्या मोलारिटी हमने निकाल लिया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की हेल्प से हमें मोलारिटी निकालने में कुछ भी परेशानी नहीं हुआ। हमें पता है एक फॉर्मूला, आज से हम जीवन भर याद रखेंगे, जीवन भर नहीं, जब तक आपका एग्जाम है, कि यदि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हो तो उससे मोलारिटी निकालेंगे सबसे पहले। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? मोलारिटी इक्वल टू V अपॉन में 11.35 या V अपॉन में 11.8। इस फॉर्मूले के सबसे पहले हम मोलारिटी निकालेंगे। तो हमने क्या किया, मोलारिटी निकाल लिया। एक बार जब हमें मोलारिटी निकल गया, हमें पता है कि मोलारिटी का डेफिनेशन ही यही होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसकी मोलारिटी 1.5 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1.5 मोल्स H2O2 के प्रेजेंट है कहाँ पे? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मोल्स, यदि हम मोल फ्रैक्शन H2O2 का निकालना चाहते हैं, हमें H2O2 के मोल्स चाहिए अपॉन में और वाटर के मोल्स चाहिए। इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल लेंगे। उसके लिए हमें H2O2 के मोल चाहिए और वाटर के मोल चाहिए। H2O2 के मोल्स तो सामने पड़े हुए हैं 1.5। अब वाटर का मोल्स कैसे निकाले? क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट है आपका, तो हमें डेंसिटी का, सोल्यूशन का डेंसिटी दे के रखा है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे के रखा है, तो सोल्यूशन का हमने मास निकाल लिया। सोल्यूशन का मास हमारे पास निकल के आ गया 951 ग्राम। सोल्यूशन का मास निकल के आ गया, सॉल्यूट का भी मास हमने निकाल लिया, वो भी आसानी था। सॉल्यूट का मोल्स दे के रखा था, सॉल्यूट का मास निकालना हमारे लिए तो काफी आसान था, वो भी हमने निकाल लिया। तो सॉल्वेंट के मास, सोल्यूशन के मास में से हमने सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया। एक बार जब हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया, हमें पता है सॉल्वेंट क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मोल्स निकाल सकते हैं। तो 900 को जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो कितने मोल्स आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50। 50 आ जाएंगे। तो 1.5, ये कितना आ जाएगा आपका? 51.5। 1.5 151.5। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको 3.2 लिख लीजिए और इसको क्या लिख सकते हैं? 51 तो 101 103/2, यही होगा ना? 52 और 53, 101, 2 से 2 कट गया और ये आपका हो गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 1.34.3। इसके बाद आप कर लीजिए, इसमें कितना आ जाएगा आपका आंसर? 0.33 ऐसा ही कुछ आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2। ठीक है, चलिए। तो कभी भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे क्वेश्चन मिले फ्रेंड, सबसे पहले आप क्या करना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की हेल्प से H2O2 की मोलारिटी निकाल लेना। एक बार यदि आपने H2O2 की मोलारिटी निकाल लिया, फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है H2O2 के वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप नेक्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला, इसका कॉन्सेप्ट है, इसको याद करके समझ के आइए। इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर।